नमस्ते एवरीवन। मैं हूं प्राजक्ता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ये चैनल जहां हम इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक MBA, BBA, BCom और मैनेजमेंट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अपने बिजनेस और करियर के लिए इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हो, इन 10 प्रिंसिपल्स के थ्रू हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक लॉजिक्स जैसे कि ट्रेड ऑफ्स, इंसेंटिव्स और मार्केट इंटरैक्शंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आप इजीली रिलेट कर पाओगे और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो हर सेमेस्टर और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मस्ट नो है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कैसे ये 10 प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। चलिए शुरू करते हैं द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हमको 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें बताना है कि इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज चूज टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इसका मतलब इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि कैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जो इंसानों की जो वांट्स होती हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, अनगिनत होती हैं, और जो हमारे पास उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। तो उसको अनलिमिटेड वांट्स के हिसाब से कैसे एलोकेट करना है वही इकोनॉमिक्स होता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल मेक डिसीजंस, इंटरैक्ट इन मार्केट्स एंड हाउ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी। मतलब कि इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि जो लोग हैं वो अपने डिसीजंस कैसे बनाते हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो आइए अभी देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल नंबर 1, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ। चूजिंग वन थिंग मीन्स गिविंग अप अनदर। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। मतलब कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई एक चीज़ चूज़ करने का डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब है कि वो एक चीज़ के बदले में हमें दूसरा चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। चूजिंग वन थिंग मीन्स गिविंग अप ऑन अनदर। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ स्टूडेंट स्पेंडिंग टाइम स्टडिंग साइंस गिव्स अ फ्री टाइम फॉर लेजर। मतलब कि एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में अपना टाइम खर्च करता है, ठीक है, साइंस पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट साइंस पढ़ रहा है, तो वो उसका ट्रेड ऑफ क्या हुआ कि वो हो सकता था कि वो पढ़ने के जगह पे आराम कर सकता था, कहीं घूमने जा सकता था, बट उसने चूज़ किया कि मैं ये टाइम पे पढ़ूंगा, तो उसने घूमने के जगह पे पढ़ने को चूज़ किया। इसलिए पीपल फेस ट्रेड ऑफ, इसका मतलब ये होता है। इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स एग्जिस्ट बिटवीन एफिशिएंसी, मैक्सिमम आउटपुट एंड इक्विटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। जो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ होता है वो दो चीज़ों के बीच में आता है, जैसे कि एफिशिएंसी मतलब कि सबसे ज़्यादा आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, और इक्विटी मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिसी एग्जाम्पल। टैक्सिंग द रिच इम्प्रूव्स इक्विटी बट मे रिड्यूस एफिशिएंसी बाय डिस्करेजिंग वर्क। इसका एक पॉलिसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जो रिच लोग होते हैं उन पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना चाहती है, ठीक है, ताकि इक्विटी इम्प्रूव हो सके। बट इससे क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं उन्हें लगेगा कि हम तो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब हम इतना काम कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, पर टैक्स भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और उनको काम करने के लिए डिस्करेज हो जाएंगे वो लोग, तो उससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इक्विटी तो हो सकती है बढ़ जाए पर एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा पहला प्रिंसिपल, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। ओके, समझ आया आपको। अभी हम दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप टू गेट इट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि कोई एक चीज़ जो तुम चाहते हो उसकी कॉस्ट क्या होती है। मतलब अगर कोई एक चीज़ तुम चूज़ कर रहे हो उसके बदले में दूसरी चीज़ को तुम सेक्रीफाइस करोगे, तो वही तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आइए इस प्रिंसिपल को अभी डिटेल में देखते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी डिसीजन इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। मतलब कि कोई एक डिसीजन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है,
वो एक डिसीजन लेने के लिए आपने जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ दिया, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू स्पेंड ₹10,000 ऑन अ फोन, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइट बी द वैकेशन यू कुड हैव टेकन। मतलब कि सपोज करो आपने एक फ़ोन ले लिया 10,000 का, ठीक है, तो उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? हो सकता था कि आप वो 10,000 रुपये में वैकेशन पे जा सको, पर आपने चूज़ किया कि आप एक फ़ोन लोगे बजाय इसके कि आप एक वैकेशन पे जाओगे। तो समझ आया आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अभी देखते हैं एजुकेशन में इसका एग्जाम्पल कैसा होता है। इन एजुकेशन, अटेंडिंग कॉलेज मीन्स गिविंग अप पोटेंशियल सैलरी फ्रॉम वर्किंग फुल टाइम। अभी अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कॉलेज अटेंड करोगे, ठीक है, मतलब कि आपने क्या गिव अप किया? आपने वो सैलरी गिव अप की जो हो सकता था कि आप कॉलेज जाने के बजाय कहीं पे जॉब पे काम कर सकते थे, ठीक है। फुल टाइम वर्क करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, बट बजाय उसके आपने चूज़ किया कि आप एक कॉलेज अटेंड करोगे। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई कि आपने कॉलेज चूज़ किया बजाय इसके कि आप सैलरी चूज़ करो, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा। प्रिंसिपल नंबर 3, रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन, ठीक है। अब इसका डिटेल में देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। रैशनल इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। रैशनल पीपल, अभी सबसे पहले जानते हैं कि रैशनल पीपल कौन होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में रैशनल पीपल वो होते हैं जो कि सोच समझ के डिसीजन ले, बजाय मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी ने आपसे कुछ पूछा या आपको कोई डिसीजन लेना हो और आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो, कुछ भी डिसीजन ले लो। रैशनल पीपल वो होते हैं जो पहले देखे कि इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, उसके बाद कोई डिसीजन ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई पूछे और आप तुरंत ही हाँ या ना बोल दो। ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, मतलब कि दोनों तरफ की बातें सोच समझ के फिर डिसीजन लेना, ठीक है। तो रैशनल इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट, मतलब आप देखोगे कि वो चीज़ से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसकी क्या कॉस्ट है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लोगे, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, a company will produce an additional unit only if the revenue, that is marginal benefit, exceeds cost, marginal cost। मतलब कि एक कंपनी है, सपोज कीजिए कंपनी है, ठीक है, वो चाहती है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करे, बट सिर्फ वो तभी ऐसा कर सकती है जब उसको ऐसा लगे कि उसको जो मार्जिनल बेनिफिट है वो उसके मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब उसको वो चीज़ बनाने में, प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा हो रहा है वो कम होना चाहिए, और जो बेनिफिट मिल रहा है तब वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए अगर आपका बेनिफिट कम हुआ और कॉस्ट ज़्यादा हुआ, तब तो आपको नुकसान हो जाएगा ना, फिर क्या फ़ायदा वो यूनिट प्रोड्यूस करके। इसलिए बेटर है आप सारी चीज़ें अच्छे से अज्यूम कर लीजिए कि बेनिफिट कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, उसके बाद ही डिसीजन लेना सही रहेगा। रैशनल थिंकिंग अवॉइड्स एक्सट्रीम्स, इट्स अबाउट हाउ मच रेदर देन ऑल और नथिंग। मतलब रैशनल थिंकिंग जो होता है वो एकदम एक्यूरेट चीज़ें डिस्कस करता है, जैसे कि हाउ मच, कितना। ऐसे नहीं बोल सकते आप कि सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। आपको इतना बताना पड़ेगा कि मुझे इतना चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए, इतने यूनिट चाहिए, या जो भी हो। रैशनल पीपल की थिंकिंग ऐसी होती है, ठीक है। तो यह था हमारा प्रिंसिपल नंबर 3। अभी हम दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं, मतलब कि अब हमारा प्रिंसिपल नंबर 4, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 4 है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, ओके। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बिहेवियर चेंजेस व्हेन कॉस्ट और बेनिफिट चेंज। मतलब कि सपोज कीजिए कि आप किस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे, अगर कुछ होगा तभी ना आप रिएक्ट करेंगे। जैसे कि कुछ अच्छा हुआ तो रिएक्ट करेंगे, या कुछ बुरा हुआ तो रिएक्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, तो आप क्यों ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि इंसेंटिव होता है तभी आप रिएक्ट करते हैं। बिहेवियर चेंज मतलब कि या तो कॉस्ट बढ़ा कम हुआ, या बेनिफिट ज़्यादा हुए या कम हुए, तभी आप उस पर रिएक्ट करेंगे। मतलब किसी इंसान का बिहेवियर उस हिसाब से चेंज होगा जब कॉस्ट या बेनिफिट चेंज होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हायर सिगरेट टैक्सेस डिस्करेज स्मोकिंग। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि सिगरेट पे गवर्नमेंट जो है सिगरेट पे टैक्स ज़्यादा लगाती है ताकि स्मोकिंग को डिस्करेज कर सके। पर जो लोग स्मोक करते हैं वो तो करते ही हैं, इसीलिए कुछ कर नहीं सकते हम उसका। बट देखिए, हायर सिगरेट टैक्सेस डिस्करेज स्मोकिंग, ये इसका एग्जाम्पल था, ओके। अभी पॉलिसी एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनकरेज इको फ्रेंडली बिहेवियर। जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
तो गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है ताकि लोग जो हैं वो पेट्रोल के व्हीकल्स की जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना ज़्यादा प्रेफर करें। इसलिए वो लोग एनकरेज करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो। इसके लिए वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं जो कि इको फ्रेंडली होता है। इस वजह से इंसेंटिव्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट इज़ पॉजिटिव का मतलब होता है आपको कुछ रिवॉर्ड मिल गया, या तो कुछ अचीवमेंट के लिए आपको अच्छे से बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है ऐसा, या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें जैसे कि कुछ पेनल्टी या पनिशमेंट, इस टाइप की चीज़ें। ओके, ये देखिए, इंसेंटिव्स कैन बी पॉजिटिव दैट इज़ रिवॉर्ड्स और नेगेटिव दैट इज़ पेनल्टीज। अभी फिफ्थ प्रिंसिपल देखते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड अलाउज पीपल एंड नेशंस टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू बेस्ट। ट्रेड कैन, इसका मतलब क्या होता है? ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, मतलब ट्रेड से सबको ही फ़ायदा होता है। ट्रेड अलाउ करता है लोगों को, नेशन को, कि जो चीज़ वो लोग सबसे ज़्यादा अच्छा करते हैं उसमें वो लोग ट्रेड करें, उसमें वो लोग स्पेशलाइज और वो चीज़ में वो लोग ट्रेड करें। इट इंक्रीजेज टोटल प्रोडक्शन एंड मेक्स बोथ पार्टीज बेटर ऑफ। मतलब कि सपोज़ कीजिए दो कंट्री है, एक कंट्री को एक चीज़ में सपोज़ कीजिए गुड ए में अच्छी है और दूसरी कंट्री गुड बी में अच्छी है, ठीक है। तो जो चीज़ में जो पार्टी अच्छी है वो लोग उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो और दोनों ही पार्टीज़ को बेटर ऑफ हो, मतलब दोनों ही पार्टीज़ के लिए वो फ़ायदेमंद हो। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स आईटी सर्विसेज एंड इम्पोर्ट्स क्रूड ऑयल, बोथ कंट्रीज गेन। मतलब कि इंडिया जो है वो अपनी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है। तो उससे क्या होगा, जो कंट्री में हम एक्सपोर्ट करें उनको भी फ़ायदा होगा, और जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। मिसकंसेप्शन क्या है इसका देखते हैं। ट्रेड इज़ नॉट अ ज़ीरो सम गेम, बोथ साइड्स कैन विन। मतलब कि ट्रेड जो है वो ज़ीरो सम गेम नहीं है, दोनों साइड इसमें जीत सकती है, दोनों का फ़ायदा हो सकता है इसमें, ठीक है। समझ आया आपको? अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं क्या है। प्रिंसिपल नंबर 6, मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब देखते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। इन मार्केट इकोनॉमीज decisions are guided by prices and self-interest called the invisible hand। इसका मतलब क्या होता है कि जो मार्केट इकोनॉमिक्स है उसमें डिसीजंस कैसे लेते हैं, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट या फिर प्राइस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, जिसको कि बोलते हैं इनविजिबल हैंड। और ये जो इनविजिबल हैंड की थ्योरी है वो किसने दिया था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये इनविजिबल हैंड की थ्योरी दी थी हमको। एग्जाम्पल देखते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस व्हीट बिकॉज इट इज़ प्रॉफिटेबल, नॉट बिकॉज द गवर्नमेंट टेल्स देम टू। इसका मतलब कि फार्मर्स जो है वो व्हीट क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि व्हीट प्रोड्यूस करना उनके लिए प्रॉफिटेबल है, इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि तुम व्हीट प्रोड्यूस करो तो ही चलेगा, ऐसा नहीं होता। फार्मर्स के लिए व्हीट प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल है, इसलिए वो लोग व्हीट प्रोड्यूस करेंगे। मार्केट्स एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली इफ लेफ्ट टू फंक्शन फ्रीली। जो मार्केट है वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करती है, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो लोग अपने रिसोर्सेज को फ्रीली अच्छे से एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल नंबर 7, गवर्नमेंट्स कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। मतलब कि गवर्नमेंट हो सकता है कि कुछ बार कई बार मार्केट के जो आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव कर दे। अब कैसे इम्प्रूव कर सकती है आइए देखते हैं। Market failures occur due to externalities, example pollution, और market power, example monopolies। अब मार्केट फेल क्यों होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो रीजंस दिया गया, जैसे कि एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जांपल है पोल्यूशन, मतलब कि ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, उसके वजह से कोई चीज़ ख़राब हो गई या किसी की हेल्थ ख़राब हो गई या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से मार्केट फेलियर होता है। या फिर दूसरा भी रीज़न है कि मार्केट पावर, मतलब कि जैसे मोनोपोली होता है तो वो लोग कंपटीशन को ख़त्म करना चाहते हैं, सिंगल प्लेयर होता है वही मार्केट में डोमिनेट करता है, उस वजह से भी मार्केट फेलियर हो सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करके मार्केट आउटकम को इम्प्रूव कर सकती है। ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू रेगुलेशन, टैक्सेशन और पॉलिसी कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इक्विटी। मतलब कि अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है, मतलब जैसे कि उन्होंने कुछ रेगुलेशन डाल दी या फिर टैक्सेशन पॉलिसी डाल दी या कुछ भी ऐसा कर दिया जिस वजह से एफिशिएंसी और इक्विटी इम्प्रूव हो गई। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। कार्बन टैक्स हेल्प्स रिड्यूस पॉल्यूशन
एंटी ट्रस्ट लॉज प्रिवेंट मोनोपोलीज, मतलब कि पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स लगा दिया और मोनोपोलीज को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एंटी ट्रस्ट लॉस लगा दिए, ठीक है। तो इससे जो मार्केट पावर है मोनोपोलीज की वो भी अच्छे से प्रिवेंट हो जाएगी और जो पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल कर दिया जाएगा। 7 प्रिंसिपल्स तो हो चुके हैं, अभी 8वां देखते हैं। 8वां क्या है? प्रिंसिपल नंबर 8, अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एक जो कंट्री होती है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो एक कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करती है उसकी एबिलिटी की कि वो गुड्स और सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर वर्कर डिटरमाइंस लिविंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कि प्रोडक्टिविटी आप कैसे मेजर करोगे कि एक वर्कर का, एक पर्टिकुलर वर्कर का आउटपुट कितना है, उस हिसाब से हम लिविंग स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जापान एंड जर्मनी हैव हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स ड्यू टू हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जापान और जर्मनी की लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो काफ़ी हाई है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हाई है। एजुकेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है? एजुकेशन से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, टेक्नोलॉजी से, ये सब चीज़ों से हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। ओके, विदाउट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, वेजेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स स्टैग्नेट, मतलब अगर आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो आपका ग्रोथ, वेजेस और लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ स्टैग्नेट हो जाएगा, मतलब कि रुक सा जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, वहाँ का जहाँ था वहीं रह जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रोडक्टिविटी होना, मतलब कि प्रोडक्टिव होना कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 9, प्राइजेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी, मतलब कि किसी चीज़ की प्राइस कब बढ़ती है? जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नोट छापने लगती है तब प्राइसेस राइज हो जाते हैं। ओके, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीजेस फास्टर देन आउटपुट, मतलब कि एक लेवल पे आपका आउटपुट होता है, ठीक है, तो अगर उस आउटपुट के लेवल से ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो उस वजह से इन्फ्लेशन होने लगता है हमारे कंट्री में। एग्जाम्पल देखते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी, वेमर रिपब्लिक एंड मॉडर्न जिम्बाब्वे एक्सपीरियंस हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जर्मनी और मॉडर्न जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा हद तक की इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ी उनको। मॉडरेट इन्फ्लेशन इज एक्सेप्टेबल बट एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, मतलब कि अगर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन है, मतलब मॉडरेट इन्फ्लेशन है, तब वो तो चलेगा, बट अगर बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो गई तो उससे लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर पे इफेक्ट पड़ेगा उसके, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। अभी ये था हमारा 9th प्रिंसिपल। 10th प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो सोसाइटी है वो एक शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ फेस करती है, किस चीज़ के बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ओके, अब वो कैसे, वो देखते हैं। नोन एज द फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप, ये चीज़ को हम फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप बोलते हैं। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड टेम्पररीली थ्रू इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज लाइक इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। अभी अगर हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को टेम्पररीली कम कर दिया जाए तो वो कैसे करेंगे? इन्फ्लेशनरी पॉलिसी से, जैसे कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया तो उस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो फुलफिल हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। हावेवर लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ डिसअपियर, इन्फ्लेशन ओनली राइजेस विदाउट रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इन्फ्लेशन राइज होता है बिना अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किए। ओके, ये इसका मतलब था। हावेवर लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ्स डिसअपियर, लॉन्ग रन में जो ट्रेड ऑफ्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं। पॉलिसी मेकर्स मस्ट बैलेंस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ केयरफुली, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अच्छे से बैलेंस करना चाहिए। अब इसकी समरी देखते हैं। मैनक्यूज 10 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द इकोनॉमी फंक्शंस। ये जो हमने अभी 10 प्रिंसिपल्स पढ़े वो किसने दिया था? मैनक्यू ने दिया था। तो ये 10 प्रिंसिपल पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है? ये हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है ये समझने के लिए जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसे फंक्शन करती है, उसको समझने के लिए हमें 10 प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रॉम इंडिविजुअल चॉइसेस टू ग्लोबल ट्रेड, और ये कहाँ से कहाँ तक? इंडिविजुअल मतलब जो आम लोगों की चॉइस होती है वहाँ से लेके जो ग्लोबल ट्रेड मतलब कि जो दुनिया भर में जो ट्रेड होते हैं वो सब चीज़ों का इसमें हमें बताता है।
They emphasize scarcity, trade-offs, and rational decision making, while also recognizing the importance of markets and government intervention. अभी किस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, स्कैरसिटी क्या होती है, ट्रेड ऑफ्स क्या होते हैं, रैशनल डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ में इम्पोर्टेंस मतलब कि मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी बताता है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों करती है, क्यों करना ज़रूरी है, करती है कि नहीं करती, अगर करती है तो कैसे इंटरवीन करती है, ये सब चीज़ें हमें प्रिंसिपल से जानने को मिलेगी. टुगेदर दे फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकिंग. टोटली हम ये बोलना चाहते हैं कि जो 10 प्रिंसिपल्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करती है मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकिंग की. सो फ्रेंड्स, ये थे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिंपल लैंग्वेज में समझे हुए विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आप इन प्रिंसिपल्स को क्लियरली समझ लेते हो तो आपका इकोनॉमिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, चाहे वो BBA, MBA, BCom का एग्ज़ाम हो या कोई मैनेजमेंट इंटरव्यू. याद रखिए, इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स और थियोरीज का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली हमें सिखाता है बेटर डिसीजंस लेना इन रियल लाइफ. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो मैनेजमेंट या कॉमर्स फील्ड में है. और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मैं हर वीक आपके लिए ऐसे ही सिंपल और एग्ज़ाम फोकस एक्सप्लेनेशंस लाती हूँ, स्पेशली फॉर MBA, BBA, BCom और मैनेजमेंट एस्पायरेंट्स. मैं हूँ प्राजक्ता त्रिपाठी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.